हे एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और आज का टॉपिक अपना रहेगा कॉकरोच का। ठीक, आज हम लोग कॉकरोच के बारे में हर एक चीज पढ़ करके कॉकरोच यहीं पे खत्म कर देंगे। और कॉकरोच एक इंसेक्ट करके छोटा सा मेंशन कर दिया गया है, इसलिए आपके न्यू एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया है, लेकिन अगर सिलेबस में है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो कॉकरोच में आपको लगेगा कि थोड़ा टफ है। जब अर्थवर्म था, अर्थवर्म में बहुत ढेर सारे सेगमेंट हुआ करते थे, तो वहां पे सेगमेंट को याद करना थोड़ा टफ था, लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉकरोच में सेगमेंट भी अर्थवर्म से बहुत कम है। कुछ चीजें हैं जो रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन आता है कॉकरोच का, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा कंफ्यूजन भी आपका वहीं पे क्रिएट होगा। बाकी एनाटॉमी में आप लोग जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हो, आप लोग डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, हर एक चीज कॉकरोच का बहुत ज्यादा इजी हो जाता है अगर आपने स्टार्टिंग कर लिया तो। और कॉकरोच तो सिर्फ सुनने में है कि हाँ कॉकरोच है, फ्रॉग है, थोड़ा टफ लगेगा। आप एक बार क्लास लगा लो, आपको सबको समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, क्लास यहीं पे लगानी है। आपके पास एनसीईआरटी तो होगी नहीं, तो आप फिलहाल लेक्चर देखते रहो साथ साथ, और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां के बाद से आपको नोट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप नोट्स में टाइम वेस्ट करो। ठीक है, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्लास खत्म होगा, टेलीग्राम से जाकर के आप नोट्स ले लो, या फिर अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें लिखा हुआ है कि एज इट इज जितनी भी चीजें आपकी एनसीईआरटी में है वो चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सिर्फ एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने उसको अरेंज किया हुआ है, जिससे क्या होता है कि आपको जब आप किसी भी चीज का फ्लो चार्ट बना लेते हो, फ्लो चार्ट मीन्स क्या है, कुछ बच्चों को तो नहीं समझ में आता होगा। जैसे आपने ये कॉकरोच लिख लिया, इसके बारे में जितनी बेसिक डिटेल्स है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कि हाँ बेसिक चीजें क्या क्या है, यही फ्लो चार्ट होता है। तो यहाँ पे सारा फ्लो चार्ट के में अरेंज्ड है, आपको पढ़ने में याद करने में इजी होगा, है ना। बाकी आपकी मर्जी, आपके पास बस नोट्स मत बनाइएगा, इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो कॉकरोच होता है आपका, कॉकरोच किस फाइलम में आता है? ठीक है, कॉकरोच फाइलम है ऑर्थोपोडा, क्लास है इंसेक्टा, लार्जेस्ट क्लास है ना। फाइलम ऑर्थोपोडा, क्लास इंसेक्टा। अगर साइज की बात करी जाए, है ना, आप में से मुझे नहीं लगता कोई कॉकरोच नहीं देखा होगा, हर कोई कॉकरोच देखा होगा। अब जिसने कॉकरोच नहीं देखा है तो सबसे पहले भाई आप क्लास बंद करो, आप पहले जाके कॉकरोच देख लो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए। तो अगर कॉकरोच के साइज की बात करी जाए, तो जो कॉकरोच का साइज होता है बहुत छोटा सा होता है, छोटे से लेके बड़े तक। आप जब आप बच्चा कॉकरोच देखोगे तो वो इतना छोटा सा रहता है। ठीक है, आप जो आपके घर में आप देखते हो वो इतने बड़े बड़े वाले कॉकरोचेस रहते हैं, तो उनका साइज रहता है 1/4 इंच से लेकर के 3 इंच तक वैरी करता है, मतलब 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ध्यान रखने में आप कोई सा भी ध्यान रख लो, है ना। 1/4 इंच से 3 इंच तक उसकी साइज है, और 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो इतना ही आ जाएगा। बट अगर पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की बात करी जाए, तो जो एडल्ट पेरीप्लेनेटा है उसकी साइज होती है आपकी 34। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 3.4 टू 5.3 सेंटीमीटर होता है। आपके एनसीईआरटी में एमएम में मेंशन्ड है, तो कोई इशू नहीं है। सेंटीमीटर इतनी तो मैथ्स आपको आती होगी। तो जो साइज दी गई है कॉकरोच की, ठीक है, वो होती है 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। बट जो एडल्ट पेरीप्लेनेटा मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, वो भी ध्यान रखिएगा कि वो होता है आपका 34 टू 53 माइक्रोमीटर। अगर कलर की बात करी जाए, तो जो कॉकरोच है, जो ट्रॉपिकल रीजन में आपको कॉकरोच देखने को मिलते हैं, वो आपको बहुत येलो कलर के देखने को मिलेंगे, ब्राइट येलो कलर देखने को मिलेगा, रेड कलर देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। हम लोग जो कॉकरोच देखते हैं वो भी तो कुछ रेड, ब्राउन, रेड कलर का ही रहता है ना। तो ब्राइट येलो तो खैर नहीं देखा है, वो आपने भी नहीं देखा होगा, लेकिन ठीक है, ब्राइट येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको ये कलर्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद कॉकरोच में आप लोगों ने क्या देखा, हमेशा से अगर आपने कॉकरोच कभी भी नहीं पढ़ा, फिर भी आपने इतना तो जरूर सुना है कि कॉकरोच के ऊपर इस तरीके से 2 एंटीना लगे होते हैं, और साथ ही साथ जो उसकी आई होती है वो कंपाउंड आई है, नॉर्मल आई नहीं है, कंपाउंड आई। अब कंपाउंड आई क्या करता है? कंपाउंड आई आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है? कंपाउंड है। ठीक है, दैट मीन्स कि जैसे मान लो कोई एक पिक्चर है, उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मान लो एक पेपर है, उसको आप 2000 पार्ट्स पे फाड़ दो। ठीक है, फिर उसको जो आप अरेंज करोगे, जो पजल आप बनाते हो, तो वो उस तरीके से इसका इमेज लेता है। इसीलिए जो कॉकरोच की आई होती है, कंपाउंड आई होती है। मोज़ेक विजन इस तरीके के विजन को कहा जाता है, मोज़ेक विजन कहा जाता है, जिसका रेजोल्यूशन बहुत कम होता है, मतलब क्लियर आपको इमेज नहीं दिखाई देगी ओवरऑल, बस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना सुनो। कॉकरोच में एंटीना होता है, कंपाउंड आई होती है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इसका नाम है। कॉकरोच आपका रात में देखा जाएगा। ठीक है, रात में घर से बाहर निकलता है वो, मैंने तो दिन में भी देखा, लेकिन ठीक है, रात में निकलता है। ओमनीवोरस, अपना भी खाना खाएगा, हमारा भी खाना खाएगा। कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, लेकिन ये डिजीज कॉज करेगा। कैसे? अपने ज्यादातर किचन में पाया जाएगा। किचन में पाया जाएगा तो ऑब्वियस है ना, किचन में पाया जाएगा तो अपने खाने को बर्बाद कर रहा होगा किसी ना किसी तरीके से। तो उसको जिंदगी में पैदा हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ तो करना है, तो क्या करेगा? वो सोचता है कि चलो ठीक है, मैं खाना ही बर्बाद कर देता हूँ, तो उसके बस में इतना है, वो इतना कर पाता है। तो वो क्या करेगा? सीरियस डिजीज कॉज करता है। किस तरीके से? डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली, खाने को अपने बर्बाद करके। इसके बाद देखो, जो कॉकरोच का बॉडी है, कॉकरोच का बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा।
हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। जब बच्चा कॉकरोच था तब भी उसके पास हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन थे, बट उस टाइम पे जैसे हेड में अपना एक सेगमेंट होता है, जब बच्चा कॉकरोच था उस टाइम उसके 6 सेगमेंट थे, थोरेक्स में 3 थे, एब्डोमेन में 11 सेगमेंट थे। तो ये जो सर के 6 सेगमेंट थे यही फ्यूज होकर के एडल्ट में एक सिंगल हेड बना देते हैं। इतना समझ में आ गया? एनसीईआरटी में क्या मेंशन्ड है कि 6 सेगमेंट फ्यूज करके 1 बना देते हैं, बट ये 6 कहां से आए ये वो बताते ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो 6 सेगमेंट है यही एक हेड बना देते हैं। इतना समझ में आ गया? और जो बॉडी है वो किससे कवर्ड है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। इतना एक बार हम लोग रिवाइज कर ले। देखो आगमन करो, सुनते जाओ से। कॉकरोच है, क्या फाइलम है? ऑर्थोपोडा क्लास इंसेक्टा। साइज क्या है? 1/4 इंच से 3 इंच, ठीक है। 1/4 इंच से 3 इंच, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। एडल्ट पेरिप्लेनेटा का क्या साइज दिया गया है? 34 to 53 mm में दिया गया है। कलर क्या है? ब्राइट येलो कलर का होगा, रेड कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। कहां पे? ट्रॉपिकल रीजन में। बॉडी डिवाइडेड होगी हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन रीजन में। हेड में कितने सेगमेंट? सिंगल। थोरेक्स में 3, एब्डोमेन में कितने? 10 सेगमेंट देखने को मिलते हैं। किसमें? कॉकरोच में। और कौन कौन सी चीजें कॉकरोच में स्पेशल होती है? भैया उसमें एंटीना होता है, जो इस तरीके से होता है ना, उसमें एंटीना होता है, कंपाउंड आई होती है, साथ ही साथ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इसका नाम है, नॉक्टर्नल होगा, ओमनीवोरस होता है। कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ डिजीज कॉज करते हैं इनडायरेक्टली हमारे पोर को कंटामिनेट करके। इतना समझ में आ गया? अब देखो ये जो आपका कॉकरू है, ठीक, ये कॉकरोच का जो हेड है, ठीक है, ये जो कॉकरोच का हेड है, ये हेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको आंखें दिख रही हैं, है ना, आंखें हैं। जो कॉकरोच का हेड हो, आपने देखो ये कॉकरोच घूम रहा है, इसका हेड हल्का सा ऐसे रहता है, 90 डिग्री पे हेड रहता है, ठीक है। बॉडी के 90 डिग्री पे इसका हेड रहता है, नीचे नीचे चलता है ना, हम लोग की तरह नहीं है कि सीधा सीधा है। तो कॉकरोच है, यहाँ पे इसका 90 डिग्री पे इसका हेड रहता है, ठीक। और वहीं से, ठीक है, जो उसका हेड है वहीं से उसकी एंटीनी निकली होगी, वहीं पे उसकी कंपाउंड आई होगी। इतना समझ में आ गया? अब बात करें कि जो थोरेक्स में 3 रीजन थे वो कौन कौन से? ये देखो, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, ठीक है। ये थोरेक्स है, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड ये वाला मेटाथोरेक्स लिखा भी है, ठीक है। ये प्रोथोरेक्स है, एक मिनट, ठीक है, मेसोथोरेक्स एंड ये आपका मेटाथोरेक्स। तीनों थोरेक्स से, एक मिनट हाईलाइट कर देती हूं मैं, देखो इतना समझ में आ गया? अब देखो 3 पेयर लेग पाए, जैसे अपने में एक ही पेयर होता है, ठीक है। कॉकरोच में 3 पेयर लेग देखने को मिलेंगे, हर एक थोरेक्स से एक पेयर लेग निकला होगा, प्रोथोरेक्सिक लेग, मेसोथोरेक्सिक लेग एंड मेटाथोरेक्सिक लेग। लेकिन अगर बात करी जाए क्या विंग्स, जो आप यहाँ पे विंग्स देख रहे हो, क्या विंग्स भी हर एक थोरेक्स से निकला होता है? नहीं, विंग्स जो पहला वाला थोरेक्स का सेगमेंट है उसको छोड़ दो, विंग्स बाकी के दोनों सेगमेंट से निकला होता है। मतलब विंग्स आपके मेसोथोरेक्स से निकला होगा, ठीक है, उसको फोर विंग कहेंगे, और विंग्स आपका मेटाथोरेक्स से निकला होगा, यही फोर विंग को टेगमाइना कहते हैं। और जो हाइंड विंग है, हाइंड विंग आपका ये देखो मेटाथोरेक्स से कौन सा निकला है? मेटाथोरेक्स से आपका हाइंड विंग निकल रहा है, तो वो होता है आपका हाइंड विंग, ठीक। और जो टेगमाइना है ये आपका प्रोथोरेक्स से निकल रहा है, तो वो होता है आपका फोर विंग। यहाँ पे टेगमाइना लिखा है लेकिन यही आपका फोर विंग होता है, यही आपका फोर विंग है, ठीक है ना, यही आपका फोर विंग है। इतना समझ में आ गया कि देखो कॉकरोच है, उसका हेड है, हेड में क्या क्या, हेड में आपने क्या देख लिया, हेड में एंटीना है, कंपाउंड आई है। उसके बाद थोरेक्स को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया, कौन कौन से भैया? प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। अब 3 थोरेक्स का सेगमेंट है तो 3 पेयर लेग होगा, कौन कौन से? प्रोथोरेक्सिक लेग, मेसोथोरेक्सिक लेग एंड मेटाथोरेक्सिक लेग। बट विंग्स की अगर बात करी जाए तो पहला जो सेगमेंट है थोरेक्स का, उसमें कोई भी आपको विंग्स नहीं देखने को मिलेंगे। जो बाकी के दोनों सेगमेंट है, दोनों में आपको एक एक पेयर लेग देखने को, सॉरी विंग्स देखने को मिलेंगे, मेसोथोरेक्सिक विंग्स और साथ ही साथ मेटाथोरेक्सिक विंग्स। इसको क्या बोलते हैं? जो मेसोथोरेक्स में है वो है आपका फोर विंग, या इसी को टेगमाइना कहा जाता है, और जो मेटाथोरेक्स में है उसी को हाइंड विंग कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? देखो ये जो बॉडी है, जो बॉडी कवर्ड है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से, जो बॉडी कवर्ड है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से, ठीक है, इसमें हार्ड प्लेट्स होती हैं, उन हार्ड प्लेट्स को स्केलेटाइट कहते हैं। जैसे ये बॉडी का सेगमेंट है, ठीक, ये इस तरीके, ये डॉर्सल, ये वेंट्रल पार्ट, ये लैटरल पार्ट है, ठीक। तो डॉर्सली जो स्केलेटाइट है उसको टर्गाइट कहेंगे, और जो वेंट्रली है इसको स्टर्नाइट कहा जाता है, ठीक। इतना समझ में आ गया कि जो एक्सोस्केलेटन है वो उसके पास हार्ड प्लेट्स होती हैं जिसको स्केलेटाइट कहा जाता है, और स्केलेटाइट अगर डॉर्सली है तो उसको टर्गाइट कहा जा रहा है, वेंट्रली स्केलेटाइट को स्टर्नाइट कहा जाता है। डॉर्सली टर्गाइट, वेंट्रली स्टर्नाइट। इतना हो गया। ये दोनों आपस में किससे जुड़े होते हैं? ये दोनों आपस में एक मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं जिसको आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या अरेथ्रोइडल मेम्ब्रेन कहा जाता है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, आर्थ्रोपोडा वहीं से आर्टिकुलर ध्यान रख लो, वहीं से अरेथ्रोइडल मेम्ब्रेन भी आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद अगर बात करी जाए तो जैसे मैंने बोला बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। बॉडी में 3 पार्ट्स हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। एक एक करके पढ़ लेते हैं। हेड को अगर बात करी जाए तो हेड में क्या है? देखो हेड ट्रायंगुलर है, करेक्ट, हेड ट्रायंगुलर होता है। लाइज कैसे कर रहा है? 90 डिग्री पे बॉडी एंटीरियरली, ठीक है,
ये बॉडी है, यहाँ पे आपके कॉकरोच का हेड इस तरीके से रहता है 90 डिग्री पे। आपको क्या बताया कि जो निम्फ था ना, हेड में पहले कितने सेगमेंट थे, एक बात आप समझो, एक मिनट। जैसे जो आपका एडल्ट कॉकरोच है उसमें तो आपको हेड में 1, 3 और 10 सेगमेंट देखने को मिला। हेड में 1 है, थोरेक्स में 3 है और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट है। लेकिन जब आप निम्फल स्टेज देखते हो ना, तो वहां पे, ठीक है, वहां पे हेड में आपके 6 सेगमेंट थे और यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे 11 सेगमेंट थे। तो ये जो 6 सेगमेंट है यही फ्यूज करके आपका सिंगल हेड बनाते हैं, किसमें, एडल्ट में। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जो निम्फ था, निम्फ में हेड के 6 सेगमेंट थे, ये आपस में फ्यूज करके एक सेगमेंट हेड का बना रहे, किसमें, एडल्ट कॉकरोच में। यही चीज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, वहां पे निम्फ नहीं लिखा गया, ठीक। तो हेड के 6 सेगमेंट फ्यूज करके आपस में क्या मिला, बना रहे हैं, एडल्ट कॉकरोच बना दे रहे हैं। इसके बाद देखो, एक फ्लेक्सिबल नेक होती है ताकि वो अपना इधर उधर ऐसे ऐसे देख सके। मैं कॉकरोच नहीं हूं बट आप समझ सकते हो कि उनकी जो नेक है बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वो ताकि इधर उधर हर तरफ से देख ले। आप देखते हैं ना कॉकरोच, आप पहुंचते नहीं कि वो भाग जाता है ना। आप देखते हैं ना कॉकरोच, आप पहुंचे नहीं कि वो भाग गया, तो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी उसके अंदर होती है, वो कुछ भी बहुत इजीली सेंस कर लेता है। और ये जो उसकी नेक है, फ्लेक्सिबल नेक है, इसमें बहुत ग्रेट मोबिलिटी होती है, वो इधर उधर फटाफट से देख लेता है और वहां से भाग जाता है। उसके काम की जगह नहीं है, वो निकल लिया। हेड में कंपाउंड आई देखने को मिल रही है, एंटीनी एक पेयर, ठीक है। यहाँ पे एंटीनी एक पेयर है। कहां से एंटीनी अराइज हो रही है? अराइजेस फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट इन फ्रंट ऑफ आई, ठीक है। आई के सामने मेम्ब्रेनस सॉकेट होता है, वहीं से आपकी एंटीनी अराइज हो रही है। एंटीरियर हेड में ही आपके माउथ पार्ट्स लगे होते हैं। अब सुनो मेरी बात, देखो ये आपका पूरा माउथ पार्ट का डायग्राम है ना। ये आपका लैब्रम है, ये आपका लेबियम है। लैब्रम क्या है? अपर साइड में दिख रहा है ना, लैब्रम आपका अपर लिप है, लेबियम आपका लोअर लिप है। साथ ही साथ मैंडिबल, ये लैब्रम और लेबियम आपको सिंगल सिंगल दिख रहा है, ठीक। लेकिन मैंडिबल और मैक्सिला दोनों आपको 4 दिख रहे हैं, मतलब 2 मैंडिबल हैं, 2 मैक्सिला है, मतलब मैंडिबल भी आपका पेयर में होगा, मैक्सिला भी आपका पेयर में होगा। और ये जो हाइपोफैरिंक्स है, हाइपोफैरिंक्स आप एक टंग की तरीके से काम करते हैं। जैसे अपने में टंग होता है ना, तो उसी तरीके से कॉकरोच में आपका हाइपोफैरिंक्स होता है। एज इट इज, जैसे आपका टंग काम करता है वैसे ही आपका हाइपोफैरिंक्स काम करता है। तो फटाफट से माउथ पार्ट एक बार बता दो। लैब्रम अपर लिप कैसा है? सिंगल है। लेबियम लोअर लिप कैसा है? सिंगल है। लेकिन मैंडिबल और मैक्सिला दोनों पेयर में है। मैंडिबल भी आपका 1 पेयर है, मैक्सिला भी आपका 1 पेयर है। और जो हाइपोफैरिंक्स है, जो एज अ टंग काम कर रही है, वो भी आपका सिंगल होती है। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। माउथ पार्ट किस टाइप के हैं? बाइटिंग एंड चोइंग टाइप के, काट रहे हैं और अच्छे से चबा रहे हैं ना, इस तरीके से इनका माउथ पार्ट होता है। लैब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, मैंडिबल 1 पेयर, मैक्सिला 1 पेयर, हाइपोफैरिंक्स टंग है। और किसके बीच में? माउथ पार्ट के बीच में जो कैविटी होती है वहीं पे आपका, अब जीभ कैसी होती है? जो आपकी टंग है, ऐसा तो नहीं है कि आपके मुंह के बाहर है, सेंटर में है ना, कैविटी में है। तो उसी तरीके से जो हाइपोफैरिंक्स है वो भी आपके कैविटी के अंदर दिखाई दे रही है, किसमें? माउथ पार्ट के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है वहां पे आपका हाइपोफैरिंक्स है। इतना समझ में आ गया? आप देखो, इसके बाद आप बात करेंगे हम लोग थोरेक्स की। एक एक करके हम लोग सारे सेगमेंट पढ़ते जा रहे हैं ना। तो थोरेक्स की अगर बात करें तो मैंने क्या बोला था कि जो थोरेक्स में 3 सेगमेंट है, इस तरीके का आपका थोरेक्स है। ये रहा आपका थोरेक्स, ठीक है ना। इसको मान लो प्रोथोरेक्स, इसको मान लो मीजोथोरेक्स और इसको मान लो मेटाथोरेक्स। समझ गए? ठीक है। पहला आपका ये प्रोथोरेक्स, ये मीजोथोरेक्स, ये मेटाथोरेक्स। अब सुनो, एक लेग यहां से निकलेगा, एक लेग यहां से निकलेगा। आपको टोटल 6 लेग दिखाई दे रहे हैं, मतलब 3 पेयर लेग दिखाई दे रहे हैं। और हर एक पेयर लेग एक एक थोरेक्सिक सेगमेंट से दिखाई दे रहे हैं। देखो, एक पेयर लेग कहां से? प्रोथोरेक्स से, एक पेयर लेग मीजोथोरेक्स से, एक पेयर लेग मेटाथोरेक्स से। और आपको लेग के नाम रखने में कोई टिपिकल नहीं लगेगा। ये इससे जो प्रोथोरेक्स से जो निकल, ये है आपका प्रोथोरेसिक लेग। जो मीजोथोरेक्स से निकल रहा है आपका मीजोथोरेसिक लेग। एंड एज इट इज, जैसा आपको जो आपका मेटाथोरेक्स से निकल रहा है वह है आपका मेटाथोरेसिक लेग। अब इसके बाद देखो, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, तीनों से आपके पैर तो निकल रहे हैं कॉकरोच के, लेकिन जो विंग्स होते हैं वो सिर्फ आपके नीचे के 2 सेगमेंट, नीचे के 2 थोरेसिक सेगमेंट से निकलते हैं, यानी कि मीजोथोरेक्स से और साथ ही साथ मेटाथोरेक्स से। आप देखो, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स में 1 पेयर लेग, मीजो में भी 1 पेयर, मेटा में भी 1 पेयर। प्रोथोरेक्स लेग के क्या कहेंगे? प्रोथोरेसिक लेग। मीजोथोरेक्स के मीजोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेक्स को मेटाथोरेसिक लेग। खत्म। इसके बाद दो, प्रोथोरेक्स में कोई विंग्स नहीं है, एक भी विंग्स आपकी प्रोथोरेक्स में नहीं पाई जाती। बट मीजो और मेटा में 1 पेयर विंग्स दोनों में पाई जा रही है। 1 पेयर मीजो में, 1 पेयर आपका मेटा में। खत्म। अब देखो, जो 1 पेयर विंग्स आपके मीजोथोरेक्स में, उसी को टेगमाइना या फोरविंग कहा जा रहा है। आगे मतलब फोरविंग, टेगमाइना किसको? मीजोथोरेसिक विंग को। हाइंड विंग पीछे वाला,
मेटाथोरेक्सिक विंग उसी को कहा जाता है, किसको? हाइंड विंग। जो मेटाथोरेक्स से राइज हो रहा है उसको हाइंड विंग कहा जाता है। अब सुनो मेरी बात, जो फोर विंग है इसका कोई काम नहीं है, ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी को कवर कर रहा है, ठीक है, कवर कर रहा है हाइंड विंग को, ये कवर कर रहा है हाइंड विंग को, और हाइंड विंग आपका उड़ने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि कॉकरोच आपका चिड़िया बन जाएगा, ठीक है, आपको एज अ बर्ड वो फ्लाई करने लगेगा, ऐसा भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा वो उड़ सकते हैं। तो हाइंड विंग क्या, हाइंड विंग आपके फ्लाइट में मदद करते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। अब फोर विंग किसी काम के नहीं है, वो लेदरी होते हैं, डार्क कलर के होते हैं और हाइंड विंग को कवर करते हैं, समझ गए? तो 3 पेयर लेते हैं हर एक थोरेक्स से, बट सिर्फ 2 पेयर विंग्स होते हैं एक एक थोरेक्सिक सेगमेंट से, लास्ट वाले मीजोथोरेक्स से 1 पेयर विंग्स निकला, क्या बोला गया? ध्यान रखिएगा, दूसरा नाम याद रखिएगा, टेगमाइना या फोर विंग। उड़ने में कोई हेल्प नहीं करते हैं, लेदरी होते हैं, कवर करते हैं हाइंड विंग को। सेकंड पेयर विंग्स कहां से राइज हुआ? राइज हुआ मेटाथोरेक्स से, ठीक है, क्या बोला गया? हाइंड विंग बोला गया। कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, और कैसा है? मेम्ब्रेनस है, और फ्लाइट में हेल्प कर रहा है। खत्म हो गई इतनी बात। अब बात करेंगे एब्डोमेन की। एब्डोमेन में आपका 10 सेगमेंट होता है, ठीक है, खत्म। एब्डोमेन में कितना सेगमेंट था? 10 सेगमेंट था। जब निम्फ कॉकरोच था उस टाइम पे क्या, कितने सेगमेंट? 11 सेगमेंट थे, बट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपके पेपर में आने वाला है। एब्डोमेन में आपके 10 सेगमेंट है। अगर फीमेल कॉकरोच की बात करी जाए, एक बात ध्यान रखिएगा कि कॉकरोच मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही में दोनों है, नहीं, कॉकरोच में मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। डायोसियस एनिमल होता है आपका, डायोसियस इंसेक्ट है आपका, कौन है? कॉकरोच। तो अगर फीमेल कॉकरोच की बात करी जाए, मेल कॉकरोच में, पहले अगर फीमेल कॉकरोच की बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने क्या देखा था कि जो सेगमेंट होता है, ठीक, उसका जो डॉर्सल साइड है ये होता है आपका टर्गाइट, और जो आपका वेंट्रल साइड है ये होता है आपका स्टर्नाइट। इतना याद है आपको? इतना तो याद होगा। डॉर्सल जो एक्सोस्केलेटन थी, एक्सोस्केलेटन के पास हार्ड प्लेट थी जिसको स्क्लेराइट कहा गया था, ठीक है। स्क्लेराइट को डॉर्सली क्या कहा गया था भैया? डॉर्सली टर्गाइट कहा गया था, वेंट्रली स्टर्नाइट कहा गया था। और वो जो टर्गाइट स्टर्नाइट किससे अटैच थी? ज्वाइंट थी, किससे? एरिथ्रॉइडल मेम्ब्रेन से। इतना याद है आपको? चलो थोड़ा तो याद करो। डॉर्सली टर्गाइट था, वेंट्रली स्टर्नाइट। फिलहाल बस इतना याद करो, बाकी क्लास की बात देख लेना। तो जो फीमेल है, फीमेल में 7th 8th एंड 9th जो स्टर्ना है, जो 7th 8th एंड 9th स्टर्ना, ये आपस में मिलकर जेनाइटल पाउच बनाती है। और जो 7th स्टर्ना है ये बोट शेप्ड है। ये अलग से लिखा है तो इसलिए इसको अलग से ध्यान रख लीजिएगा कि जो 7th है वो बोट शेप्ड होती है। और जेनाइटल पाउच कौन कौन बना रहा है? 7th 8th एंड 9th। कौन? टर्गाइट नहीं, स्टर्नाइट आपका बना रहा है। 7th 8th एंड 9th स्टर्नाइट किसमें? फीमेल में मिल करके जेनाइटल पाउच बना देते हैं। और जेनाइटल पाउच में क्या क्या होता है? जेनाइटल पाउच में आपका फीमेल गोनोपोर होता है, स्पर्मेथिकल पोर होता है, कोलेटल ग्लैंड होती है। ये स्पर्मेथिकल पोर नाम से आपको लग रहा होगा कि स्पर्म है तो आपका मेल में होगा, बट यहीं पे ध्यान रखिएगा कि स्पर्मेथिकल पोर आपका मेल में नहीं होता, फीमेल में होता है। मेल गोनोपोर फीमेल गोनोपोर दोनों देखने को मिलेगा, इसलिए उसमें कोई इशू नहीं है। फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलैटरल ग्लैंड। कोलैटरल ग्लैंड ध्यान रखिएगा कि जो कोलैटरल ग्लैंड है वो आपका फीमेल में देखने को मिलती है। अब एक बार फटाफट से बता दो कि जो फीमेल है, फीमेल में जेनाइटल पाउच कौन बनाया? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला, वेंट्रल साइड वाला। कौन? स्टर्नाइट। स्टर्नाइट कौन कौन सा? 7th 8th एंड 9th स्टर्नाइट आपस में मिलकर के जेनाइटल पाउच बनाते हैं। जेनाइटल पाउच में क्या क्या है? जेनाइटल पाउच में एक तो आपका फीमेल गोनोपोर है, और क्या है? फीमेल गोनोपोर है, कोलैटरल ग्लैंड है, और साथ ही साथ आपका स्पर्मेथिकल पोर है। अब देखो जो 7th स्टर्नाइट है ये किस शेप का है? बोट शेप्ड का। एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो यहां से सवाल आ सकता है अलग से कि ये बोट शेप्ड का कौन सा स्टर्नाइट है? वो है आपका 7th वाला। अगर मेल की बात करी जाए तो जो मेल में जेनाइटल, जैसे फीमेल में तो स्टर्नाइट ने बना लिया, बट जो मेल में जेनाइटल पाउच होता है वो टर्गाइट भी बनाता है और स्टर्नाइट आपस में मिलकर बनाता है। टर्गाइट कौन कौन सा? ये जो डॉर्सली वेंट्रली लिखा ना, ये यही है। डॉर्सली टर्गाइट होता है, वेंट्रली स्टर्नाइट होता है। टर्गाइट 9th एंड 10th और 9th स्टर्नाइट। खत्म। 9th एंड 10th टर्गाइट किससे मिलकर के? 9th स्टर्नाइट से मिलकर के आपस में जेनाइटल पाउच मिलाता है। इसमें भी 3 चीजें है, कौन कौन सी? डॉर्सल एनस है, मेल जेनाइटल पोर है, और गोनेपोफाइसिस है। ठीक है, 3 चीजें इसमें, मेल जेनाइटल पोर, गोनेपोफाइसिस एंड डॉर्सल एनस। अब देखो एक पेयर थ्रेड लाइक एन, आपने क्या देखा? लड़के या ज्यादा लड़के लड़कियों को देखते हैं वो स्टाइल मारने लगते हैं ना, तो यहां से आप ध्यान रख सकते हो कि जो एनल स्टाइल है, एक पेयर थ्रेड लाइक किसमें होता है? मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है, क्योंकि फीमेल तो ऑलरेडी खूबसूरत होती है, उनको स्टाइल मारने की कोई जरूरत नहीं होती है। ज्यादा शो ऑफ कौन करता है? लड़के करते हैं, तो उनको ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत होती है। प्लीज कोई ऑफेंड मत हो जाना, सिर्फ आपको समझाने के लिए है ना। तो एनल स्टाइल किसमें है? एनल स्टाइल है आपकी मेल्स में। कैसी है? एक पेयर है, थ्रेड लाइक है, फीमेल में एब्सेंट होती है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, तो बहुत कॉमन सी चीज है, आप याद रखिएगा कि एनल स्टाइल मेल्स में होता है, फीमेल में नहीं होता है। एक पेयर है, थ्रेड लाइक है। खत्म। एनल सर्काई जो होता है वो मेल फीमेल दोनों में है। ठीक है, जो आपका एनल सर्काई है वो आपका मेल में भी है, फीमेल में भी है।
कौन सी जगह है? एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट 10 सेगमेंट में होता है आपका एनल सर्काई, ठीक है, ज्वाइंटेड है और फिलामेंटस है, ठीक है। ये देखो, ये रहा एनल सर्काई, वन पेयर दिख रहा है ना, ये रहा लास्ट सेगमेंट, ठीक है, तो वही तो दिख रहा है ना आपको। तो एनल सर्काई क्या है? मेल फीमेल दोनों में है। एनल स्टाइल था जो आपका सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट है। स्टाइल कौन मार रहा था भाई? लड़का मार रहा था, तो मेल में आपका एनल स्टाइल प्रेजेंट है, बट एनल सर्काई आपका मेल फीमेल दोनों में प्रेजेंट है। 10 सेगमेंट है एब्डोमेन के और ज्वाइंट। देखो थोड़ा सा एक बार कॉकरोच का दिमाग डायग्राम चेहरा उसका ध्यान में ले आओगे ना। फिलहाल क्या है? फिलहाल कोई किसी का ना नहीं चेहरा याद रखो, फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच का चेहरा याद रखना है। कॉकरोच की फोटो देखो, उसको अपने मन में बसा लो ताकि एटलीस्ट वहां से सवाल गलत ना हो, ठीक, क्योंकि नीट में वही काम देने वाला है, किसी और का चेहरा काम नहीं देने वाला है। तो एनल सर्काई कैसे? मेल फीमेल दोनों में है, 10 सेगमेंट में है, ज्वाइंटेड है, एक पैरा और फिलामेंटस है। अब एक मेजर पोर्शन खत्म हो गया कॉकरोच का। अब बात करेंगे एनाटॉमी की, जिसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। जो जो हम लोग ह्यूमन का पढ़ेंगे वो सब पढ़ते हैं। क्या डाइजेशन कैसा है, ब्रीदिंग कैसी है, सर्कुलेशन कैसा है, किस तरीके का एक्सक्रीशन करता है, किस तरह से, ठीक है, और साथ ही साथ किस तरीके का नर्वस सिस्टम है, क्यों कॉकरोच का सर काट दिया जाता है फिर भी वो जिंदा रह सकता है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे ना। और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन किस तरीके से कॉकरोच में होता है, ये सारी चीज आज हम लोग यहीं पे देख लेंगे। तो अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, एक एक करके सब करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में 3 रीजन्स होते हैं, कौन कौन सा? फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, खत्म। फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। यहां से देखो फोटो होगा, इसका फोटो लेकर आई हूं मैं हर एक चीज का। देखो ये रहा आपका माउथ किसमें खुला? फेरिंक्स में। फेरिंक्स किसमें खुला? फेरिंक्स किसमें खुला? ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस कहां गया? क्रॉप में। क्रॉप कहां गया? गिजर्ट में। गिजर्ट का यहां पे जंक्शन देखने को मिल गया, तो ये आपका फोरगट यहीं तक है। ये देखो यहीं पे आपका फोरगट खत्म। ये है आपका इतना फोरगट, समझ गए? ये इतना आपका फोरगट है। इसके बाद देख लो यहां पे आपका ये मिडगट है। देखो जहां जहां आपको ये जंक्शन दिख रहा है ना, जहां जहां ये आपको जंक्शन दिख रहा है, तो यहीं पे आप समझ जाओ कि अब एक गट खत्म हो गया, कुछ नया शुरू हो गया। तो इसके ऊपर फोरगट, इसके नीचे हाइंडगट, बीच वाला मिडगट, है ना। 2 जंक्शन दिख रहा है। पहले जंक्शन पे क्या दिख रहा है? पहले जंक्शन पे हिपैटिक सीका प्रेजेंट है, दूसरे जंक्शन पे क्या प्रेजेंट है? मैलफिजियन टिब्यूल प्रेजेंट है। इतना समझ में आ गया? तो कहां से शुरू हुई एलिमेंट्री कैनाल? माउथ से। माउथ कहां खुला? फेरिंक्स में। फेरिंक्स कहां खुला? ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस कहां गया? क्रॉप में। क्रॉप कहां गया? गिजर्ड में। और गिजर्ड से फिर शुरू हो जाता मिडगट, और फोरगट मिडगट के बीच में एक यहाँ पे जंक्शन प्रेजेंट है जो है हिपैटिक सीका। फिर मिडगट जाएगा हिंडगट में, हाइंडगट में, वहां पे भी एक चीज प्रेजेंट है, वहां पे भी एक जंक्शन प्रेजेंट है जिसको मैलफिजियन टिब्यूल कहा जाता है, जो नंबर में 100 या 150 होता है। 1000 बार सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और हाइंडगट के 3 पार्ट्स, इलियम, कोलन एंड रेक्टम, और रेक्टम खुल जाता है कहां पे? एनस में। ये है आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल, यही मैंने यहाँ पे 2 पेज में लिखाया है और कुछ नहीं है। आई होप आपको डायग्राम से समझ में आएगा। तो फटाफट से मेरे साथ आपको बोलना है, क्या बोलना है? क्या था? कहां से शुरू हुआ? माउथ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू हुआ, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल के कौन से? फटाफट से मेरे साथ बोला करो। एलिमेंट्री कैनाल के कौन से रीजन? 3 रीजन। कौन कौन से? फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, ठीक। तो जो फोरगट है, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहले माउथ। माउथ कहां खुला? फेरिंक्स में। फेरिंक्स कैसा है? छोटा है, बहुत छोटा फेरिंक्स है और ट्यूबुलर है। फेरिंक्स कहां खुला? ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस नैरो भी है, वो भी ट्यूबुलर है। ओइसोफेगस कहां खुला? क्रॉप में। क्रॉप से सवाल आ चुका है। क्रॉप सैक लाइक होता है और फूड को स्टोर करता है। फूड स्टोर कौन करेगा भाई? क्रॉप करेगा। फूड को कौन चबाएगा, कौन काटेगा? वो करता है आपका गिजर्ड। और गिजर्ड का दूसरा नाम क्या है? प्रोवेंटिकुलस। प्रोवेंटिकुलर्स। यहां से भी सवाल पूछ लेगा कि भाई प्रोवेंटिकुलस का क्या काम है, लेकिन आपको तो याद ही नहीं होगा कि प्रोवेंटिकुलस आपने जीवन में नाम भी सुना है। तो ध्यान रखिएगा कि गिजर्ड को ही प्रोवेंटिकुलस कहा जाता है। तो गिजर्ड का क्या काम है, या प्रोवेंटिकुलस का? ग्राइंडिंग। अब देखो गिजर्ड की जो आउटर लेयर है वो थिक है, सर्कुलर मसल प्रेजेंट होती है। जो इनर लेयर है वो थिक है, उस पे क्यूटिकल क्या फॉर्म करते हैं? 6 काइटिनस प्लेट्स बनाते हैं, जिसको टीथ कहते हैं। अब ग्राइंड करने का काम कुछ तो करेगा, तो ये जो टीथ है यही आपका ग्राइंडिंग का काम करते हैं। और कैसे बना टीथ आपका? 6 हाईली काइटिनस प्लेट मिलकर के बनाती हैं आपके टीथ को। इतना था आपका पूरा फोरगट। माउथ, फेरिंक्स। माउथ कहां खुला? सामने देखो, माउथ कहां खुला? फेरिंक्स में। फेरिंक्स कहां खुला? ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस कहां खुला? क्रॉप में। क्रॉप गया गिजर्ड में। ये था आपका फोरगट। अब फोरगट खत्म हो, फोरगट मिडगट में जाएगा, तो बीच में एक जंक्शन प्रेजेंट होगा। उस जंक्शन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीका बोला जाता है, जिसमें 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं और ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। ये आपको दिख रहा है ना, ये
6 से 8 नंबर में होती हैं, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। हिपैटिक एंड गैस्ट्रिक सिका क्या सिक्रीट कर रही है? गैस्ट्रिक सिका नाम से क्या समझ में आ रहा है? गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट कर रही है। ये पहुंच गया अब अपने मिडगट में। हम लोग कॉकरोच के मिडगट में पहुंच गए। अब मिडगट से हमें जाना है हाइंडगट में, तो वहां पे भी एक जंक्शन प्रेजेंट होगा। जंक्शन का नाम है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, नंबर में है 100 से 150 और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल एक तो ये एक्सक्रीशन में भी आपका हेल्प करेगा। येलो कलर का होता है, थिन है, फिलामेंटस, नंबर कितना 100 से 150, ठीक है। अब हम पहुंच गए हाइंडगट में। हाइंडगट कैसा है? चौड़ा है, किससे? ब्रॉडर देन मिडगट। हाइंडगट आपका ब्रॉडर है मिडगट से, ठीक है। हाइंडगट ये दिख रहा है ना, ये आपका ये पतला दिख रहा है ना मिडगट, हाइंडगट फिर भी थोड़ा मोटा दिख रहा है ना। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जो हाइंडगट है वो ब्रॉडर देन मिडगट, ओके। हाइंडगट में 3 चीजें, इलियम, कोलन, रेक्टम। रेक्टम खुल गया आपका एनस में, खत्म हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। आपका पूरा डाइजेशन खत्म हो गया, तो इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन कहता है, सर्कुलेशन कैसा वो होगा कॉकरोच का? अच्छा, कॉकरोच का नाम से आप लोग 1-2 चीजें सुने होंगे, कंपाउंड आई सुने होंगे, एंटीना सुने होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज आप और सुने होंगे कि कॉकरोच में 13 दिल होता है भाई, उसके पास बहुत दिल है बांटने के लिए, ठीक है। कॉकरोच में हार्ट के 13 चैम्बर्स होते हैं, खत्म बात। इतना समझ, इतना तो आप सबने सुना होगा। तो सुनो, जो कॉकरोच का सर्कुलेशन होता है ओपन टाइप का है, मतलब उसमें कैपिलरी नहीं होती। कॉकरोच का ये है, ठीक है, ये उसमें सर्कुलेशन होता है। किस, मान लो एक बाल्टी है, उसी में सारे ऑर्गन्स रखे हुए हैं, ठीक है, उसी में ब्लड रखा है, सब आराम से नहा रहे हैं, ठंडी में भी उनको नहाना है। तो इस तरीके से आपके कॉकरोच में सर्कुलेशन होता है, ओपन टाइप का है, कोई कैपिलरीज नहीं है, ठीक है। ब्लड वेसल में बहुत पुअरली डेवलप्ड होती है। हीमोसील एक कैविटी होती है, उसमें खुलती है, ठीक है। विसरल ऑर्गन्स यहीं पे प्रेजेंट होते हैं और नहा रहे होते हैं खून के अंदर। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया। मतलब क्या है कि जो हीमोसील कैविटी है उसी के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है और उसी में सारे ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। कोई कैपिलरीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब उसी में डूबे रहते हैं, मजे से हैं एकदम, है ना। अगर बात करें कॉकरोच के ब्लड की, तो ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाएगा। उसमें आपको कलरलेस दिखता है, क्यों? क्योंकि इसका प्लाज्मा कलरलेस है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती, सिंपल सी चीज है। और साथ ही साथ हीमोसाइट्स पाए जाते हैं। अगर बात करें कॉकरोच के दिल की, कॉकरोच के हार्ट की, तो इलोंगेटेड मस्कुलर ऐसे होता है ना, ये रहा कॉकरोच, ये इसका हार्ट होता है, ठीक है, इलोंगेटेड है, ठीक है। ट्यूब दिख रहे हैं, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है। 13 चैम्बर होते हैं, किससे कनेक्टेड है? ऑस्टिया से कनेक्टेड है। कहां पे है? ये आपका कॉकरोच, ये इसका दिल मिड में दिख रहा है ना, मिड में। तो यही एनसीईआरटी में लिखा है, कहां पे लाई कर रहे हैं? मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच की जो डॉर्सल लाइन है, वहां पे आपको कॉकरोच दिख रहा है। हेड में नहीं है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। हेड में हार्ट कैसे चला जाएगा भाई? तो उसी तरीके से जैसे हेड में हार्ट नहीं जा सकता, तो कौन कौन सा 2 बचा? थोरैक्स एंड एब्डोमेन ही तो बचा। तो उसी के सेंटर में मिड लाइन पे, मिड डॉर्सल लाइन पे प्रेजेंट होता है थोरैक्स एंड एब्डोमेन के हार्ट। कैसे ब्लड पंप करता है? ब्लड जाता है साइनसेस के थ्रू हार्ट में, ठीक है। हार्ट से जाकर के वापस से वो साइनसेस में भेज दिया जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको ह्यूमन के जैसा कुछ नहीं याद करना है। इतनी बात हो गई, खत्म हो गया इतना। इसके बाद आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। मान लो ये कॉकरोच है, ठीक है। कॉकरोच का जो लैटरल, जैसे ये कॉकरोच का लैटरल साइड है, यहाँ पे स्पाइरकल्स प्रेजेंट होते हैं। और स्पाइरकल किसके द्वारा कवर्ड होते हैं? यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, गार्ड होते हैं स्फिंक्टर, उसी को, ये स्फिंक्टर है, ये आपका स्पाइरकल है। ये लैटरल साइड में छेद, छेद समझ गए, उसी को स्पाइरकल बोला जा रहा है। ये कॉकरोच में किनारे लैटरल साइड में स्पाइरकल प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरकल किसके द्वारा गार्डेड होते हैं? स्फिंक्टर के थ्रू। इतना समझ गए। अब यहाँ पे ट्रैकिया होती है। अब ट्रैकिया है तो डिवाइड करेगी ना ट्रैकियोल्स में, ट्रैकिया ट्राइकोल्स में डिवाइड करे। तो जब कॉकरोच को ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो क्या करता है? ये स्फिंक्टर खुल जाता है, ठीक है। लैटरल साइड पे पोर तो था ही, यहां से एयर अंदर आ जाती है, ट्रैकियोल्स ट्रैकिया से होते हुए ट्रैकियोल्स के थ्रू आपका टिश्यू में चला जाता है। इसी सिंपल तरीके से आपका डिफ्यूजन हो जाता है और इसी तरीके से आपका कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेशन होता है। देख लो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कॉकरोच का है, उसमें एक नेटवर्क है ट्रैकिया ट्यूब का, नेटवर्क है ट्रैकिया ट्यूब का, और जिसकी ओपनिंग को स्पाइरकल कहा जाता है। स्पाइरकल कहाँ ओपन हो रहे हैं? मैंने क्या बोला? स्पाइरकल। देखो सिर्फ आपको ये डायग्राम याद रखना, ये एनसीईआरटी की जो लाइन है ना, ये पोथी आपको, पोथी पत्ता आपको सिंपल समझ में आ जाएगा कि लैटरल साइड पे आपके स्पाइरकल प्रेजेंट है। कहाँ पे स्पाइरकल प्रेजेंट है? लैटरल साइड पे प्रेजेंट है। 10, ये ध्यान रखिएगा कि 10 पेयर प्रेजेंट होते हैं। 10 पेयर या 20 दे दिया जाए, कंफ्यूज मत हो जाएगा कि 10 पेयर स्पाइरकल प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के लैटरल साइड पे प्रेजेंट है और उसकी ओपनिंग को स्फिंक्टर रेगुलेट कर रहा है। हमेशा तो नहीं खुला रह सकता वो, तो इसलिए वहां पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जो ट्रैकिया ट्यूब है वो डिवाइड होती है ट्रैक्यूल्स में, और यही ट्रैक्यूल्स, इसी जहां पे ट्रैक्यूल्स है यहीं पे एक्सचेंज होता है गैसेस का। ये रहा ट्रैक्यूल्स, यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यहीं पे एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। तो यहाँ पे जब एयर की जरूरत पड़ी तो यहाँ स्पाइरकल से आपका ऑक्सीजन अंदर आ गई, एयर अंदर आ गई, फिर यहाँ से ट्रैक्यूल्स के थ्रू टिश्यू में चला गया बाय डिफ्यूजन। इतना सिंपल सा होता है उसका रेस्पिरेशन। सिर्फ आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है, ये आपको सब ध्यान आ जाएगा। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि स्पाइरकल कितना है? 10 पेयर है।
कहाँ पे स्पाइरकल प्रेजेंट है? बॉडी के लेटरल साइड में, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड करेगी ट्रैक्यूल में, और ट्रैक्यूल पे क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, और किसके थ्रू होता है? बाय सिंपल डिफ्यूजन। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है? सबसे पहले ये ध्यान रख लो, यूरिकोटैलिक एनिमल है आपका कॉकरोच। यूरिकोटैलिक है तो किस सब्सटेंस को वो एक्सक्रीट करेगा? यूरिक एसिड को करेगा। इतना समझ में आ गया। और मैंने जब एलिमेंट्री कैनाल बढ़ाई थी तो वहां पे मैल्फिजियन ट्यूब्यूल था। कौन से जंक्शन पे था? मिड गट एंड हाइंड गट के जंक्शन पे था। कितने नंबर्स में थे? 100 से 150। ये जो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल है ये क्या करते हैं? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, ईच ट्यूब्यूल 100 से 150 है। अब हर एक ट्यूब्यूल लाइंड होता है किससे? ग्लैंडुलर या सिलिएटेड सेल से। हर एक ट्यूब्यूल, ये 100 से 150 जो ट्यूब्यूल्स हैं, हर एक ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगी? ग्लैंडुलर या सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये सेल्स क्या करती हैं? ये सेल्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगी, और एब्जॉर्ब करके क्या करेंगी? एब्जॉर्ब कर लिया नाइट्रोजन को, अब उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके बाहर फेंकवा देती है। एक्सक्रीशन मतलब बाहर चला जाता है ना, स्पीट आउटसाइड। क्या समझ में आया? एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रहा है? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल के। हर एक मैल्फिजियन ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ग्लैंडुलर या सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती हैं, उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके बाहर एक्सक्रीट करवा देती हैं। कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेफ्रोसाइट, फैट बॉडीज एंड यूरिकोज ग्लैंड। कौन कौन से? एक तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल था ही, साथ ही साथ नेफ्रोसाइट, फैट बॉडीज एंड यूरिकोज ग्लैंड भी आपका प्रेजेंट होता है कॉकरोच में। इतना याद आ गया, ठीक है। कौन सा? नेफ्रोसाइट, फैट बॉडीज एंड यूरिकोज ग्लैंड। अब बात करेंगे अगर नर्वस सिस्टम की। अगर नर्वस सिस्टम की बात करी जाए तो नर्वस सिस्टम के लिए आपके कॉकरोच में गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लिया मतलब क्या? गैंग्लिया आपस में फ्यूज्ड होते हैं और सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं, मतलब कई सारे सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहती है? सेगमेंटली अरेंज्ड है, फ्यूज्ड है। अगर गैंग्लिया की बात करी जाए तो गैंग्लिया थोरेक्स में आपके 3 गैंग्लिया होते हैं और एब्डोमेन में आपको 6 गैंग्लिया। ये नंबर मत समझ लेना, ये सेगमेंट नहीं दिया गया थोरेक्स का सेगमेंट, ये यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, आप खुद भी समझ सकते हो। ये 6 गैंग्लिया है। आप महान है, आप बहुत महान है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो जो गैंग्लिया है, अगर थोरेक्स में गैंग्लिया की बात करी जाए तो 3 गैंग्लिया होते हैं। एब्डोमेन में कितने गैंग्लिया हैं? एब्डोमेन में 6 गैंग्लिया है। नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में होता है, हेड में भी होता है और बॉडी में भी होता है। बॉडी में कहां पे? वेंट्रल साइड, ये डोर्सल साइड, ये कॉकरोच का वेंट्रल साइड, ठीक। तो इस साइड बेली साइड में आपका नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, हेड में भी होता है। इसीलिए जब सर को काट भी दिया जाए, पूरी बॉडी में भी है, इसलिए अगर सर को काट दिया जाए तो नर्वस सिस्टम तो बॉडी में भी है, इसीलिए कॉकरोच ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है, 1 हफ्ते तक। यही आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि जो नर्वस सिस्टम है आपके हेड में भी है, आपके बॉडी में भी है। बॉडी में कहां पे? वेंट्रल साइड में। ब्रेन की अगर बात करी जाए तो ब्रेन रिप्रेजेंट होता है किससे? सुप्राओइसोफेजियल गैंग्लियन से। ये बात ध्यान रखिएगा कि कॉकरोच में ब्रेन का नाम क्या है? सुप्राओइसोफेजियल गैंग्लियन। ये क्या करता है? नर्व सेंड करता है कहां पे? आई और एंटीना में। वही तो आपके क्या है, ठीक है, आई और एंटीना में नर्व सेंड करता है। अगर बात करें सेंसरी ऑर्गन की तो बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन है। कौन कौन से? आई खत्म, एंटीना खत्म, मैक्सिलरी एंड मैंडिबल पल्प भी आपका, सॉरी मैक्सिलरी पल्प लिखा गया और लेबियल पल्प एंड एनल सर्काई। एनल सर्काई दोनों में है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एनल सर्काई दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। कंपाउंड आई, एंटीना, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन आपका मैक्सिलरी पल्प और लेबियल पल्प में हो सकता है, बट आप इसको ध्यान रखिएगा। मैक्सिलरी एल से ध्यान रखिएगा ना, कैसे भी ध्यान रख लो, आपको याद करना पड़ेगा। मैक्सिलरी पल्प एंड लेबियल पल्प, मैक्सिलरी एंड लेबियल पल्प भी आपका सेंसरी ऑर्गन में कंसीडर्ड है। कंपाउंड आई, एंटीना, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प और साथ ही साथ क्या है, एक चीज और था, एनल सर्काई। एनल सर्काई जो कि दोनों में प्रेजेंट था। एनल स्टाइल, स्टाइल कौन माना था? मेल में एनल स्टाइल प्रेजेंट था, ठीक है, 1 पेयर था। एनल सर्काई दोनों प्रेजेंट। अगर बात करी जाए कंपाउंड आई की, अगर बात करी जाए कंपाउंड आई तो कंपाउंड आई आपके डोर्सल सरफेस से प्रेजेंट है, ठीक है। कंपाउंड आई में 2000 हेक्सागोनल, इस तरीके के हेक्सागोनल ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया प्रेजेंट है तो कॉमन सेंस क्या कहता है? अगर 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया प्रेजेंट है तो उसी तरीके से अगर 2000 ओमेटिडिया प्रेजेंट है तो वो उस हिसाब से वो ढेर सारे इमेज रिसीव करते हैं। मान लो हम हैं, मैं हूं, ठीक है, उनको मैं अकेली नहीं दिखाई देती, उनको मेरी टुकड़ों में इमेज दिखाई देती है। 2000, ठीक है, ये 2000 जो हेक्सागोनल ओमेटिडिया है, ठीक है, जब उनको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसकी सेलुलर इमेज फॉर्म करके उन कॉकरोच को दिखाता है। तो कॉकरोच को वो एक ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, कई सारा उसकी इमेज दिखती है ना। तो कॉकरोच इस तरीके के विजन को मोज़ेक विजन कहा जाता है। तो कॉकरोच क्या कहता है कि मुझे सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए, मुझे नहीं जानना कि वो लड़का है लड़की है, वो सुंदर दिख रहा है वो बदसूरत दिख रहा है, मुझे नहीं जानना, मुझे सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट कैसे करेगा? मुझे सेंसिटिविटी ज्यादा दो। तो भगवान ने क्या किया, इसमें मोज़ेक विजन दिया और जिससे क्या हुआ, मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन, उसे धुंधली इमेज दिखाई देती है बट
आपके पैर की आहट होगी नहीं कि कॉकरोच वहां जाके कोने में छिप जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मोज़ेक विजन है, जिसमें सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। वो आपको क्लियरली तो नहीं देख पाता, बट वो समझ जाता है कि हाँ कोई आ गया, कोई राक्षस मुझसे भी बड़ा आ गया है, तो मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो इसलिए जो कॉकरोच में 2000 में टीडियां हैं, वो क्या करते हैं, एक ही इमेज के कई सारे, एक ऑब्जेक्ट के कई सारे इमेज बना के दिखाते हैं। इस तरीके के इमेज को मोज़ेक विजन कहा जाता है, जिसमें मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन होता है। मुझे नहीं लगता अब आपको क्वेश्चन में क्या देगा, लेस सेंसिटिविटी मोर रिजोल्यूशन, ठीक है, मोर सेंसिटिविटी मोर रिजोल्यूशन, यही सब नाटक करता है आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉकरोच को भागना है तो उसको सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा चाहिए, फोटो दिखे ना दिखे, उसको शादी नहीं करनी है किसी से जाके, ठीक है, तो फोटो दिखे ना दिखे, उसको धुंधला दिख जाएगा, वो उतने से भी बहुत खुश है ना, तो वो वहीं से, ताकि वो निकल ले अपनी जान भगा के, सिंपल सी चीज है। रिप्रोडक्शन की बात कही जाए तो मैंने पहले ही बता दिया, जो कॉकरोच है उसमें मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच दोनों होते हैं। ठीक, तो कॉकरोच आपका कैसा हो गया, और रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थोरैक्स में तो प्रेजेंट होगा नहीं। तो जब भी हम लोग किसी भी सेगमेंट की बात करेंगे कि हाँ आपका टेस्टिस यहाँ पाया जा रहा है, ओवरी यहाँ पाया जा रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो एब्डोमिनल सेगमेंट की बात कर रहा है ना। और कॉकरोच डायोसियस एनिमल है, मतलब दोनों सेक्स से सेपरेट है, मेल अलग है फीमेल अलग है। अगर बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले शुरू होता है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस कैसा है कॉकरोच में, 1 पेयर है, कहां पे, 4 से 6 सेगमेंट में है, लैटरल साइड है। ध्यान रखिएगा, ओवरी भी आपका लैटरल साइड होगा, मतलब इस साइड, और टेस्टिस भी आपका लैटरल साइड में ही है। तो जैसे आपके मेल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है, टेस्टिस कहां ओपन होता है, ठीक है, यहाँ टेस्टिस क्या किया, आपका स्पर्म बन गया। अब यहां से स्पर्म गया वॉसा डिफरेंस में, वॉसा डिफरेंस से गया सेमिनल वेसाइकल में, सेमिनल वेसाइकल में स्पर्म स्टोर होता है, आपस में ग्लूड करके, आपस में जुड़ करके वो क्या बना देते हैं, स्पर्मेटोपोर, और ये जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में, वहां से मेल गोनोपोर में। और यही क्या है, मेल गोनोपोर क्या है, वेंट्रल साइड, एनएस के वेंट्रल साइड पे आपका मोल गोनोपोर आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेल गोनोपोर कहां प्रेजेंट है, आपके वेंट्रल साइड में, कहां पे, एनएस के। ठीक है, तो टेस्टिस कैसा है, टेस्टिस 1 पेयर है, सेगमेंट कौन कौन सा है, 4 to 6 सेगमेंट, ध्यान रखिएगा 4 to 6 सेगमेंट। टेस्टिस कहां खुला, गया वॉसा डिफरेंस में, वॉसा डिफरेंस कैसी थी, थिन थी, कैसा है, फिर वॉसा डिफरेंस से कहां गया स्पर्म, सेमिनल वेसाइकल पे, वहां पे स्टोर हुआ और स्पर्मेटोफोर बन गया, वहां से इजैकुलेटरी डक्ट में गया, वहां से मेल गोनोपोर में जाकर के फिर वापस से चला जाता है। ठीक है, कहां पे, वेजाइना में चला जाता है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, इसके बाद आता है आप लोग एक मशरूम ग्लैंड पढ़ोगे, किसमें पढ़ोगे, आप लोग मेल में पढ़ोगे, मशरूम ग्लैंड मेल में पढ़ोगे, कोलैटरल ग्लैंड फीमेल में पढ़ोगे। ठीक है, मशरूम मेल में, कोलैटरल फीमेल में। मशरूम ग्लैंड कहां पे है, 6th and 7th सेगमेंट में है, किसके, एब्डोमिनल सेगमेंट में। मशरूम ग्लैंड को एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है। यहाँ बैकग्राउंड में आपको कुछ पटाखे की आवाज सुनाई दे रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी ठंडी में इनके जीवन में कौन सी खुशी आ गई है। ठीक है, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। तो जो मशरूम ग्लैंड है वो 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में है। इसके बाद एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया की अगर बात कही जाए कि कॉकरोच में एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या है, तो क्या कहता है, मेल गोनेपोफाइसिस, या इसी को फेलोमियर कहा जाता है। कैसा है, काइटिनस है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है और मेल गोनोपोर से सराउंडेड है। ठीक है, मेल गोनोपोर को सराउंड कर रहे हैं। खत्म हो गया एक्सटर्नल जेनेटिलिया। मेल गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर को कहा जाता है, काइटिनस है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और मेल गोनोपोर को कवर करके रखता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात कही जाए तो उसमें 2 लार्ज ओवरी दिखती है। ठीक, इस साइड 2 लार्ज ओवरी दिखेगी, लैटरली 2 to 6 सेगमेंट में, है ना। और हर एक ओवरी में 8 ओवरियन ट्यूब्यूल होती हैं, 8 इस ओवरी के पास, 8 इस ओवरी के पास, मतलब टोटल ओवरियन ट्यूब्यूल्स कितने हैं, 16 ओवरियन ट्यूब्यूल्स है। और ये जो ओवरियन ट्यूब्यूल्स है ये क्या कंटेन रखती है, यही आपके डेवलपिंग ओवा को आपकी कंटेन करके रखती है। जो ओवा आपका डेवलप कर रहा है ये कहां पे होता है, इसी ओवरियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। जैसे मान लो ये आप समझ जाना ना कि ये 8 है, इधर से ये 8 है, ठीक है, ये ओविडक्ट है, ये अब ये जो कॉमन ओविडक्ट आया ये इसको अब, ठीक है, ये जो कॉमन ओविडक्ट है, इतना समझ गए, ये 8 आया, ये 8 आया, ये इसका ओविडक्ट है, ये अब आपस में मिल जाता है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट करके मेडियन ओविडक्ट बना देते हैं, जिसको वेजाइना कहते हैं, और ये ओपन होता है जेनाइटल चैम्बर में। देखो ये आपके ओवरियन ट्यूब्यूल हैं, 8 नंबर में है, ये इसके ओविडक्ट हैं, ये आपस में मिलकर के किस में खुले, मिल के खुले आपके वेजाइना में। ठीक, और वेजाइना कहाँ गया, वेजाइना कहाँ ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है जेनाइटल चैम्बर में। मान लो ये आपका जेनाइटल चैम्बर है, इसी में आपका वेजाइना ओपन हो रहा है और इसी में आपका स्पर्मेटिकल, ये जो 1 पेयर स्पर्मेटिकल पोर्स है ये भी आपके स्पर्मेटिकल, ये भी आपके स्पर्मेटिकी, ये भी आपके इसी जेनाइटल चैम्बर में ओपन है। ये जो आपका जेनाइटल चैम्बर है यहीं पे आपका वेजाइना ओपन हो रहा है और यहीं पे आपका स्पर्मेटिकी भी ओपन हो रहा है, 1 पेयर, समझ में आ गया, इसी जेनाइटल चैम्बर में।
जेनाइटल चैम्बर में आपका वेजाइना भी ओपन हो रहा है, साथ ही साथ 1 पेयर स्पर्मेटिकी भी आपको ओपन हो रहा है जेनाइटल चैम्बर में। अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एग आपका बन गया, एग आपके कैप्सूल्स में बनते हैं, जिन कैप्सूल्स को ऊथिका कहा जाता है, और ये ऊथिका है, ये 8 mm लॉन्ग होते हैं और एक प्रॉपर प्लेस पे पड़े होते हैं, है ना। ये ऊथिका कैसे डार्क है, रेडिश ब्राउन कलर के हैं, ऊथिका है, इतना समझ में आ गया। एक एवरेज जो फीमेल होती है वो प्रोड्यूस कितनी करती है, 9 से 10 ऊथिकी प्रोड्यूस कर सकती है एक एवरेज फीमेल। अब हर एक ऊथिकी में 14 से 16 एग होता है, तो आप इतना मान के समझ लीजिए टोटल 150 से 160 170 आपको छोटे छोटे कॉकरोचेस देखने को मिल सकते हैं। तो एक एवरेज फीमेल प्रोड्यूस करेगी 9 से 10 ऊथिका। जब कॉकरोच, आप छोटे कॉकरोच देखते हो, मिनी छोटे छोटे, आप में से बहुत लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन मैंने बहुत देखे हैं। एक मैं जहाँ पे एक बार रहा करती थी रेंट पे, वहां पे उनके यहाँ बहुत ज्यादा कॉकरोच था, तो वहां पे हर एक साइज का कॉकरोच मैंने देख लिया है, बहुत बहुत छोटे से, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे, मतलब इतने बड़े कॉकरोच में मैंने 5 6 7 वेरिएशंस देख लिया है साइज में। तो इसलिए मुझे पता है कि बहुत ढेर सारे नंबर्स में कॉकरोचेस पैदा हो जाते हैं। तो देखो, एक एवरेज जो फीमेल है 9 से 10 ओथीके प्रोड्यूस करती है, और हर एक ओथीकी कंटेन करती है 14 से 16 एग। समझिए, डेवलपमेंट की अगर बात करी जाए तो डेवलपमेंट कैसा है, प्यूरा मेटाबोलस है। इसको क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट मतलब लार्वा बन रहा है, बट इसमें निम्पल स्टेज है, इसलिए इस तरीके के डेवलपमेंट को पैरामेटाबोलस तरीके का डेवलपमेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें निम्फ बन रहा है। निम्फ ग्रो करेगा, 13 बार मॉल्टिंग होगी, तब जाकर के निम्फ ग्रो करके एडल्ट कॉकरोच बना देता है। जो सेकंड लास्ट निम्फ है, कॉकरोच बन गया, उसके पहले वाला जो निम्फ होता है उसमें विंग पैड देखने को मिलता है, सिर्फ उसमें विंग पैड होता है, और विंग सिर्फ एडल्ट कॉकरोच में होता है। ठीक है, विंग पैड आपके सेकंड लास्ट निम्फ में होगा, और विंग्स जो एक्चुअल आपको विंग्स है, ठीक है, वो आपके एडल्ट कॉकरोच में ही होता है। कंफ्यूज मत होइए, क्या निम्फ में भी वो विंग्स होता है, नहीं, विंग्स आपके सिर्फ एडल्ट कॉकरोच में ही होता है, और विंग पैड सेकंड लास्ट निम्फ में होता है। ऊथिकी कितनी थी, फटाफट से बता दो, ऊथिकी थी 9 से 10 ऊथिकी थी, और हर एक ऊथिकी में कितने एग प्रोड्यूस हो रहे थे, 14 से 16 एग प्रोड्यूस हो रहे थे। क्या इसमें लार्वा स्टेज थी, नहीं, इसमें निम्पल स्टेज थी। इस तरीके के डेवलपमेंट को क्या बोला गया था, पैरामेटाबोलस। अब अगर बात करी जाए तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो भैया कॉकरोच का कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ लोगों को डराता रहता है और इधर उधर पड़ा रहता है, अपने खाने को कंटेमिनेट करके डिजीज कॉज कर सकता है, क्योंकि अपना खाना खराब कर दिया वो। अब हमने वो खाना खा लिया, तब जाकर के हमको डिजीज हो जाएगी। डायरेक्टली वो कोई डिजीज भी नहीं कॉज कर पाता है, जब तक कि वो हमारे फूड वाटर को कंटेमिनेट ना करे। सीरियस पेस्ट है जो कि अपने खाने को बर्बाद कर देते हैं, किचन विचन में पाए जाते हैं, इसलिए कहा जा सकता है अपना घर वर साफ करके रखिए, सब कुछ मम्मी पे मत छोड़ दीजिए, आप भी उठिए, कभी कभी सफाई कर लिया करिए। और यहाँ पे अपना कॉकरोच का टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है। जहां तक मुझे समझ में आता है, अपना ये जो कॉकरोच खत्म हुआ है 1 घंटा भी नहीं लिया है, 40-45 मिनट पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप 40-45 मिनट में आप लेक्चर एक बार वापस से नोट्स चेक कर लो, एंड ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं छूटी है। एक बार आप क्या कर सकते हो कि जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन का डायग्राम बना हुआ है ना, एक बार जाकर के आप वो डायग्राम देख लीजिएगा बस, क्योंकि आपको कई बार लेबलिंग करने को पूछ लेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे है, और मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी चीज छोड़ी है, हर जगह का डायग्राम भी मैंने लिया है, सिर्फ वो डायग्राम मैंने नहीं लिया है, तो वो आप डायग्राम जाकर के देख लीजिए बुक से। अगर बुक नहीं भी आपके पास पुराने वाली, तो आप सर्च कर लोगे एनसीईआरटी का, पुरानी एनसीईआरटी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। और साथ ही साथ 40 मिनट में आप लेक्चर लगा लो, और उसके बाद जाकर के उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आपको नोट्स पढ़ लो मेरा वाला, ठीक है। एनसीईआर अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो आप वहीं से कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। 20 मिनट में एक बार एक्स्ट्रा रिवाइज कर लो, क्वेश्चन जितने भी आए हैं पुराने सॉल्व कर। देखो, तुरंत रिवाइज करने से क्या होता है ना, एक बार कि जो ताजा ताजा पढ़ा ना, तुरंत अच्छे से मन में चला जाएगा। अगर आपने अभी क्लास लगाया और क्लास के बाद आपने एक बार नहीं देखा, आपने क्या, मेरा ही नहीं, आपका कुछ भी पढ़ लो, आपने तुरंत नहीं देखा, यकीन मानो भैया, अगर आप कल उठ करके देखोगे तो आपको उतना बेटर वे में नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लो आज आपने क्लास लगाया, आज आपने क्लास के तुरंत बाद आपने क्या किया, आज आपने क्लास लगाया, क्लास के तुरंत बाद आपने उसको रिवाइज कर लिया, आप कल का डे स्किप भी कर दोगे ना, परसों बुक खोलोगे, आपको लगभग 60-70% चीजें ध्यान रहेंगी, है ना। इस तरीके से आपको रिवीजन करना चाहिए कि लगातार के दिनों में 2-3 बार रिवाइज कर लो, फिर भले आप वीकली रिवाइज करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक वो सारी चीजें आपके मनों में एकदम समा चुका होगा। आपने कॉकरोच पढ़ा तो आपके बिल्कुल अंतर आत्मा में चला गया होगा। कब? 2-3 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा क्लास के तुरंत बाद, ठीक है। तो चलो, कॉकरोच खत्म हो गया, नेक्स्ट हम लोग फ्रॉग पढ़ेंगे। फ्रॉग कल ही पढ़ लेंगे, कल आपको फ्रॉग आ जाएगा, उसके टिश्यू बहुत छोटा सा, या तो फ्रॉग के साथ कर लेंगे या तो नेक्स्ट अलग क्लास में कर लेंगे। फिलहाल कॉकरोच एंड फ्रॉग सारी चीजें यहाँ से हो जाएंगी, उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे
प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपको प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ाऊं, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ना। प्लांट फिजियोलॉजी में जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं आपको उस तरीके से बताऊं, बट बिना किसी ट्रिक के। मुझे भी बिना किसी ट्रिक के याद है, मैं आपको ट्राई करूंगी कि आप भी बिना किसी ट्रिक के याद करो। ओके चलो ठीक है, बाकी पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो, टाटा। बाकी नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। ये सब आप करते नहीं हो, लेकिन ठीक है कर दीजिएगा, दूसरों का भी